Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और आज के हमारे इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि आज का जो हमारा ये वीडियो है गाइस ये हिस्ट्री से रिलेटेड है और हम आपको एक चीज बता दें इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं जिसका टॉपिक है मौर्य साम्राज्य संबंधित जानकारी पार्ट 3 एंड पार्ट 4। हम आपको बता दें उन लोगों के लिए जिन्होंने इसका प्रीवियस वाला पार्ट नहीं देखा है गाइस हमारे चैनल पे इसका प्रीवियस पार्ट दैट इज मौर्य साम्राज्य संबंधित जानकारी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी अवेलेबल है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज गो चेक इट आउट वंस एंड इसको आप उसका कंटिन्यूएशन भी बोल सकते हैं या फिर अगर आप अलग से भी देखना चाहें तो अलग से भी देख सकते हैं क्योंकि इन दोनों ही वीडियोस में हमने मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करे हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के बारे में जो कि रिलेटेड है मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड। तो गाइज जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर के बारे में जिसके बारे में बड़े ही कम लोग जानते हैं। हम बात करेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में जिसको हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ये साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में शुरू किया था। ये 322 बीसीई में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके नेतृत्व के दौरान मौर्य साम्राज्य भारत के अधिकांश भागों में फैला हुआ था। इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे जो कि 268 बीसीई से 232 बीसीई तक राज कर रहे थे। गाइस हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो अशोक थे उनको उनके धार्मिक और शांतिपूर्ण नेतृत्व के लिए ही जाना जाता था। इनफैक्ट आज के टाइम में भी अगर अशोक का नाम कोई लेता है इस मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड तो उनको आज भी उनके शांतिपूर्ण नेतृत्व के नाम से ही जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य ने भारत की संस्कृति और समाज के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं जैसे कि अशोक पिलर जो कि सारनाथ में स्थित है। अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो एक बार जाके जरूर देखना चाहिए। जो कि मॉडर्न काल के आर्किटेक्चर और आर्ट का एक प्रमुख उदाहरण है। तो अगर जिन लोगों को उस मॉडर्न काल से रिलेटेड आर्ट और आर्किटेक्चर किस तरह के होते थे उसका एक एग्जाम्पल देखना है तो वो अशोक पिलर को विजिट कर सकते हैं। मौर्य साम्राज्य ने सिक्के को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करना भी प्रारंभ किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मौर्य साम्राज्य के आंतरिक और बाहरी दबाव के कारण ये गिरने लग गए थे जिसमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी शामिल किए गए थे। तो गाइस ये थी थोड़ी बहुत मौर्य डायनेस्टी का ओवरऑल आप कह सकते हैं मोटा मोटा मौर्य डायनेस्टी में क्या था क्या क्या हुआ था उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें। और मौर्य डायनेस्टी के इस दौर ने भारत की संस्कृति और समाज पर बहुत ही ज्यादा गहराई तक प्रभाव किया था। और क्यों किया, कैसे किया, क्या क्या हुआ उससे रिलेटेड हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस तैयार करे हैं जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तो काफी यूजफुल हैं ही। इनफैक्ट वो आपकी नॉलेज के लिए अगर उनके लिए जो कि जानना चाहते हैं मौर्य काल के बारे में, कहते हैं ना थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है जानने की, तो जिन लोगों को हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है उन लोगों को भी वो बहुत अच्छा लगने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए जल्दी से अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज ये है मौर्य साम्राज्य संबंधित जानकारी पार्ट 3 के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। इसमें आगे आप देखेंगे पार्ट 4 के भी क्वेश्चंस होंगे और एज आई सेड इट अर्लियर अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, प्लीज आप उसको भी देख लीजिएगा। तो गाइज पहला सवाल है बिंदुसार के अमित्र घात यानी कि दुश्मनों की हत्या करने वाला जो था उस नाम का उल्लेख किस ग्रंथ में मौजूद है? आंसर है संस्कृत। अगला है बिंदुसार के अमित्र खंड दुश्मनों को खाने वाला नाम का उल्लेख
किस भाषा में स्थित है, किस भाषा में अवेलेबल है? आंसर है संस्कृत अगेन। अगला है बिंदुसार को मित्रचट्टम नाम किसने दिया था? आंसर है एथेनियस। अगला सवाल है बिंदुसार को आर्लीट्रोडस नाम किसने दिया था? आंसर है स्ट्रैबो ने। अगला है बिंदुसार को सीमसेन नाम किसने दिया था? आंसर है राजबानी कध ने। बिंदुसार का बिंदुपाल नाम का उल्लेख किस चीनी साहित्य में मौजूद है? आंसर है फाक्थ्योन चुलीन। अगला है बिंदुसार का भद्रसार नाम किस ग्रंथ में उल्लेखित है? आंसर है वायु पुराण। सिंहसेन नाम किस ग्रंथ में उल्लेखित है? आंसर है जैन ग्रंथ। भाब्रू अभिलेख में अशोक की किस उपाधि का उल्लेख किया गया है? आंसर है मगध का राजा। अगला सवाल जूनागढ़ अभिलेख में इसे क्या नाम दिया गया? आंसर अशोक मौर्य। पुराण में इसे किस नाम से संबोधित किया गया? आंसर अशोक वर्धन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्रियों के लिए कौन सा शब्द आया है? आंसर है तीर्थ। अगला है मंत्रियों यानी कि तीर्थ की जो संख्या थी वो कितनी बताई गई है? आंसर है 18। राज दरबार, सीमा तथा अन्य राजकीय द्वारों का संरक्षक क्या कहलाता था? आंसर है द्वारिक। अंतःपुर का अध्यक्ष कौन होता था? आंसर है अंतवैदिक। अगला है आय का संग्रहकर्ता क्या कहलाता था? आंसर है सन्निधाता। कारागारों का अध्यक्ष कौन होता था? आंसर है प्रशास्ति। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता था? आंसर है प्रतिष्ठा। अगला है नगर रक्षा का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आंसर है नायक। नगर का कोतवाल जिसे नागरक के नाम से भी जाना जाता है वो क्या कहलाता था? आंसर है पौर। प्रमुख न्यायाधीश क्या कहलाता था? आंसर है व्यावहारिक। अगला सवाल उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष कौन होता था? आंसर है कर्मांतिक। पुलिस एवं अनुशासन विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? आंसर है दंडपाल। राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष कौन होता था? आंसर है दुर्गपाल। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कौन कहलाता था? आंसर है अंतपाल। तो गाइज ये थे मौर्य साम्राज्य संबंधित जानकारी पार्ट 3 के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। अब हम पार्ट 4 की ओर देखते हैं कि पार्ट 4 में क्या क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य संबंधित जानकारी पार्ट 4। इनमें पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा सेनापति को कितना वार्षिक वेतन मिलता था? आंसर है 48,000 पण। समाहर्ता तथा सन्निधाता को वार्षिक वेतन कितना मिलता था? आंसर है 24,000 पण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खान एवं धातु कर्म नियंत्रक को क्या कहते थे? आंसर है अकाराध्यक्ष। अब हम बात करते हैं लेखक और लेख से रिलेटेड। लेखा नियंत्रक का
क्या नाम होता था या फिर वो क्या कहलाया जाता था? तो लेखा नियंत्रक जो होते थे वो अक्ष पटलाध्यक्ष कहलाते थे। आयुध विभाग का आयुध विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आंसर है आयुधागाराध्यक्ष। अगला है कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आंसर है बंध नागाराध्यक्ष। बंध नागाराध्यक्ष। आबकारी विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आंसर है सुराध्यक्ष। वैश्याओं का निरीक्षक क्या कहलाता था? आंसर है गणिकाध्यक्ष। कताई बुनाई का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आंसर है सूत्राध्यक्ष। गोदाम का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आंसर है कोष्ठागाराध्यक्ष। वन उत्पादों का अध्यक्ष कौन होता था? आंसर है कृपयाध्यक्ष। टकसाल का प्रमुख कौन होता था? आंसर है लक्षणाध्यक्ष। अगला है नमक आयुक्त क्या कहलाता था? आंसर है लवणाध्यक्ष। सर्वेक्षण एवं समय पालक कौन होता था? आंसर है मनाध्यक्ष। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? आंसर है मुद्राध्यक्ष। जहाज वाहन नियंत्रक कौन होता था? आंसर है नावाध्यक्ष। अगला सवाल राज्य व्यापार नियंत्रक कौन होता था? आंसर है परण्याध्यक्ष। बंदरगाह नियंत्रक कौन होता था? आंसर है पत्तनाध्यक्ष। पैदल सेनाध्यक्ष क्या कहलाता था? आंसर है पत्याध्यक्ष। माप तौल नियंत्रक कौन होता था? आंसर है पौतवाध्यक्ष। निजी व्यापार नियंत्रक कौन होता था? आंसर है संस्थाध्यक्ष। अगला सवाल राजसी भूमि का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आंसर है सीताध्यक्ष। पशुओं का रक्षक एवं बूचड़खाना नियंत्रक कौन होता था? आंसर है सूनाध्यक्ष। अगला है चारागाह नियंत्रक कौन होता था? आंसर है विविताध्यक्ष। धातु विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? आंसर है लोहा अध्यक्ष। सोने के विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? आंसर है सुवर्णाध्यक्ष। अगला है वैश्या प्रमुख को क्या कहते थे? आंसर है गणिका। अगला है महावत क्या कहलाता था? आंसर है हस्तिपक। अगला है कार्य अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर है कार्मिक। अगला है नदी रक्षक क्या कहलाता था? आंसर है नदीपाल। भंडारपाल क्या कहलाता था? आंसर है निधायक। निविग्रह जिसको निविग्रह के नाम से भी जाना जाता था। अगला है परिचायक क्या कहलाता था?
आंसर है परिकार्मिक। मुद्रा निरीक्षक क्या कहलाता था? आंसर है रूप दर्शक। अगला है सीमा पाल क्या कहलाता था? आंसर है सौमिक। लेखपाल क्या कहलाता था? आंसर है संख्यात्मक। अगला है अधीनस्थ अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर है उपायुक्त। अगला सवाल, मेघस्थनीज द्वारा वार्णिक पाटलिपुत्र शासन के लिए 30 सदस्य कितनी समितियों का वर्णन किया गया है? आंसर है 6। उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण किस समिति के अधीन था? आंसर है प्रथम समिति। विदेशियों की देखरेख किस समिति के अधीन आती थी? आंसर है द्वितीय समिति। अगला है जन्म मरण का विवरण रखना किस समिति के अधीन आता था? आंसर है तृतीय समिति। व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल किस समिति के अधीन आती थी? आंसर है चतुर्थ समिति। निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण किस समिति के अधीन आता था? आंसर है पंचम समिति के अधीन आता था। अगला है बिक्री कर वसूल करना किस समिति के अधीन आता था? जो बिक्री कर होता है, मतलब जो भी टैक्स उस से रिलेटेड होता है कि आमदनी क्या हुई, जिसे हम इंग्लिश में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, कि आपका खर्चा कितना हुआ, आपकी आमदनी कितनी हुई, आपने कितना सेल आउट किया, कितना आपने बेचा, उस पर जो टैक्स होता है वो वसूल जो उस टाइम पर लोग करते थे वो किस समिति के अधीन आता था? आंसर है षष्टम समिति। अगला है मौर्यकालीन सैन्य प्रणाली में सेना नायक को कितना वार्षिक वेतन मिलता था? आंसर है 12,000 पण। अगला है सेना की व्यवस्था किस समिति के अधीन आती थी? आंसर है प्रथम समिति। यातायात एवं रसद की व्यवस्था किस समिति के अधीन थी? आंसर है द्वितीय। पैदल सैनिकों की देखरेख किस समिति के अधीन थी? आंसर है तृतीय समिति। अगला है अश्वरोही सेना की देखरेख किस समिति के अधीन आती थी? आंसर है चतुर्थ। अगला है हाथियों की सेना का रखरखाव किस समिति के अधीन आता था? आंसर है पंचम समिति के अधीन। अगला है रथ सेना की देखरेख किस समिति के अधीन आती थी? आंसर है षष्टम समिति। अगला है मौर्यकालीन स्तंभ पर सिंह बैल की आकृति किस परंपरा का अनुकरण है? आंसर है सिंधु। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। जैसा कि हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दौर था जिसमें कला, संस्कृति और शासन के क्षेत्र में कायदों के उपहार दिए गए थे।
और उनका नाम उसी दौर से आज के समय में भी जाना जाता है। तो गाइज हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे दोस्तों, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ या उन कैंडिडेट्स के साथ जो कि अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी के बारे में पता चले और उनकी भी नॉलेज अपडेट हो इस चीज को लेके, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि काफी लोगों के बीच में बैठी हुई है, पर उनको अच्छे से, एक बोलते हैं ना, डिटेल में उनको इसके बारे में नहीं पता है। और जहाँ तक हम बात करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसमें हिस्ट्री का सेक्शन तो होना ही होना है, क्योंकि जनरल स्टडीज का होना है, और जनरल स्टडीज में आपका किसी भी सब्जेक्ट की आप बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, वो सब कुछ उसमें होता ही होता है। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में काफी मदद करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। एंड ऑल्सो जो सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन गिवन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। हम जब भी किसी एक नए वीडियो के साथ आए, आपको उसके बारे में पता चल सके और आप उसके डिटेल्स देख सकें। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग ईच अदर। एंड उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट उन सभी कैंडिडेट्स को।